मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज शुरुआत महंगाई का तेल निकालने वाली खबर के साथ, क्योंकि जो तेल की बढ़ती कीमतें आपकी जेब जला रही हैं, आपकी बचत पर डाका डाल रही हैं, उस महंगाई से आपको निजात मिल सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो एक लाइन में जवाब है जीएसटी। जी हां, अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो तेल की कीमत आधी रह जाएगी, लेकिन इसके लिए सरकार को बड़ी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि बिना सरकार की मंजूरी के ये होना असंभव है। लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार ऐसा करेगी क्यों? महंगाई का निकलेगा तेल, सस्ते दिन का सॉलिड प्लान। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत अगर आपकी बचत पर डाका डाल रही है और आपकी जेब को जला रही है, तो ये रिपोर्ट ध्यान से देखिए, क्योंकि जिस पेट्रोल डीजल के दाम के सामने सरकारें नतमस्तक हो चुकी हैं, अगर उसे जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो न सिर्फ महंगाई का तेल निकल जाएगा, बल्कि तेल की टेढ़ी चाल हमेशा के लिए सीधी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से क्या होगा, आखिर कितना असर पड़ेगा, तो आप कीमत सुनकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल अभी 100 रुपए पहुंच गया है, वो जीएसटी के दायरे में आने के बाद 75 रुपए प्रति लीटर से कम हो जाएगा। वहीं जो डीजल 90 के पार जा चुका है, वो 60 रुपए प्रति लीटर से भी कम दाम में बिकेगा। लेकिन जीएसटी के अलग अलग स्लैब है, किस कैटेगरी में लाने पर पेट्रोल कितना सस्ता होगा, जरा ये भी समझ लीजिए। अगर पेट्रोल को 5% जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाए तो ये पूरे देश में 37 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा और डीजल का रेट घटकर 38 रुपए 3 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा। और अगर 12% स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत 40 रुपए और डीजल की कीमत 40 रुपए 56 पैसे हो जाएगी। और अगर 18% जीएसटी वाले स्लैब में पेट्रोल को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत 42 रुपए 22 पैसे और डीजल की कीमत 42 रुपए 73 पैसे हो जाएगी। अगर 28% वाले स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल 45 रुपए 79 पैसे और डीजल 46 रुपए 36 पैसे का बिकेगा। मतलब जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के सस्ते होने की ये पूरी थ्योरी एसबीआई के इकोनॉमिस्ट ने दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम को $60 प्रति बैरल और डॉलर रुपए के विनिमय दर को 73 रुपए प्रति डॉलर पर माना गया। पर इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बड़ी इच्छा शक्ति दिखानी होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र और राज्य सरकारों को 1 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान होगा, जो जीडीपी का 0.4% है। क्योंकि सरकारों को राजस्व का एक बड़ा हिस्सा तेल से मिलता है, लेकिन ये इतना ज्यादा है कि अब लोग इसके बोझ तले दबने लगे, क्योंकि केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी लगाने के अलावा राज्य सरकारें भी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं। तेल पर लगने वाले टैक्स और वैट को देखें तो भारत में ये करीब 69% लगता है। इसके चलते ही देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए लीटर तक पहुंच गए। एक तरह से भारत में टैक्स का ये खेल तेल का तेल निकाल रहा है और ये सब आम जनता की जेब से वसूला जाता है। लेकिन अगर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए तो न सिर्फ टैक्स का बोझ कम होगा, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाएंगे। एक तरह से जीएसटी महंगाई को कम करने वाला सॉलिड प्लान है, पर ये बात सिर्फ बातों तक रहेगी या फिर जमीन पर भी आएंगी, ये देखना होगा। क्योंकि अगर तेल को जीएसटी के दायरे में लाने से लोगों को फायदा होता है तो सरकार को एक बार इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात सीएम योगी की रोजगार फैक्ट्री की। मुख्यमंत्री योगी का सीधा और साफ लक्ष्य है और ये लक्ष्य है विकास और रोजगार का। कहने को ये 2 शब्द हैं, लेकिन तरक्की और खुशहाली के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यूपी के बजट से लेकर हर योजना में इसकी झलक साफ नजर आती है। आज मुख्यमंत्री योगी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में वो थे
तब भी इसी पर उन्होंने जोर दिया। सीएम योगी ने क्या कहा और क्या है सीएम योगी की ये रोजगार फैक्ट्री, आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। विकास और रोजगार को केंद्रित करते हुए प्रस्तुत किया गया था। याद रखना, विकास का दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता। विकास अगर तरक्की है तो रोजगार खुशहाली है, और अब योगी सरकार इसी मंत्र पर आगे बढ़ रही है। उसकी हर बात विकास से शुरू होकर रोजगार पर खत्म हो रही है। इसकी एक झलक शुक्रवार को गोरखपुर में देखने को मिली, जहां सीएम योगी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को 131 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सौगात दी। एक साथ गोरखपुर के 9 परियोजनाओं के, जिनकी लागत 76 करोड़ 39,29,000 है, इनका लोकार्पण का, और 16 परियोजनाओं जिनकी लागत 54 करोड़ 20,12,000 है, इनके शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं मंच पर उपस्थित अपने सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से इन कार्यों में रुचि लेने के लिए बधाई देता हूं। सीएम योगी ने जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया, उसमें 20 करोड़ 43 लाख की लागत से हट बांधी बांस संस्थान मार्ग का चौड़ीकरण, 13 करोड़ 77 लाख की लागत से चौरी चौरा नई बाजार इटोवा घाट कापडोर मार्ग का चौड़ीकरण, 16 करोड़ 13 लाख की लागत से लोहरपुरवा ठाकुर नगर BMCT तक मार्ग का चौड़ीकरण, 14 करोड़ 16 लाख की लागत से जंगल कौड़िया तुर्कबलिया जसवल चौराहे तक मार्ग का चौड़ीकरण, गोरखपुर देवरिया उपमार्ग के सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए, देवरिया बाईपास मार्ग पर भगत चौराहा सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल कजाकपुर CC रोड के लिए 2 करोड़ 51 लाख, महेवा ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के पीछे मॉडल वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए 2 करोड़ 39 लाख, हरिओम नगर तेराहा और उत्तमपुर में वेंडिंग जोन के निर्माण के लिए 1 करोड़ 43 लाख रुपए। वहीं इसके अलावा मानसिक मंदिर आश्रम गृह की 4 दीवारी के लिए 58 लाख रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने गोरखपुर में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया, उसमें जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए 1 करोड़ 15 लाख रुपए, अघोरपीठ स्थल के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 67 लाख रुपए, बुढ़िया माता स्थल का पर्यटन एवं सौंदर्यीकरण के लिए 1 करोड़ 60 लाख रुपए, शहीद बंधु स्थित स्मारक स्थल पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 76 लाख रुपए, ग्राम विकास काकरा खोर से बरवल माफी संपर्क मार्ग निर्माण के लिए 1 करोड़ 39 लाख रुपए, NH29 से जंगल विश्रामपुर तक खड़ंजा और इंटरलॉकिंग के लिए 56 लाख रुपए, NH29 से जीरो बंदे से जोतमापुर टंडवा मुख्य मार्ग के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपए, ग्राम पंचायत मझगावा में 4 लेन और 2 लेन को जोड़ते हुए रेलवे लाइन रोड निर्माण के लिए 1 करोड़ 52 लाख रुपए। सीएम योगी को पूरा भरोसा है कि इन परियोजनाओं से गोरखपुर की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी, और अब तो गोरखपुर में 1990 से बंद पड़ा खाद कारखाना फिर से शुरू होने जा रहा है, जिसका निरीक्षण एक दिन पहले खुद सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ जाकर किया था। इस कारखाने के शुरू होने से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को सस्ती खाद तो मिलेगी ही, साथ ही लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार भी मिलेगा। यूपी सरकार के मुताबिक अब तक 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और 45 लाख लोगों को प्राइवेट नौकरी दी जा चुकी है। हर एक व्यक्ति का भी वही मूल्य है और उसके अनुरूप ही विकास का कार्य उसी रूप में तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजगार का सृजन हो रहा है, नए नए उद्योग लग रहे हैं, नौकरियां आगे बढ़ रही हैं। 4 लाख नौजवानों को अब तक सरकारी नौकरी दे चुके हैं। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कर रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली। यूपी सरकार का सीधा और साफ लक्ष्य है कि विकास का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। यूपी के बजट से लेकर हर योजना में इसकी झलक साफ नजर आती है।
1 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प लेकर यूपी सरकार ने आने वाले वक्त का रोड मैप खींच दिया है और अब बस इंतजार है उस वक्त का जब यूपी इस संकल्प को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 30 बीघा जमीन के महाघोटाले की, जिसकी कीमत आपको हैरान कर देगी, क्योंकि जहां एक छोटा सा घर खरीदने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन एक कलेक्ट्रेट के लिपिक ने लेखपाल के साथ मिलकर ऐसी हेराफेरी की कि 30 बीघा जमीन का घोटाला कर दिया। पर जब जांच हुई तो हड़कंप मच गया, क्योंकि ये जमीन जिस जगह थी उसके बगल में डीएम का ऑफिस था। लेकिन लिपिक ने घोटाले की ऐसी स्क्रिप्ट लिखी कि इसे पकड़ने में 44 साल लग गए। लेकिन कैसे हुआ ये खुलासा और कैसे पकड़ा गया घोटालेबाज लिपिक, आप इस रिपोर्ट में देखिए। मैनपुरी में 30 बीघा जमीन के घोटाले ने हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप इसलिए कि जमीन की ये धांधली ठीक डीएम आवास के पास की गई है और सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करके की है। अगर आपसे पूछा जाए कि 30 बीघा जमीन की कीमत कितनी होगी तो हो सकता है कि आप हिसाब लगाने लग जाएं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये जमीन डीएम आवास के पास की है तो हो सकता है कि आपका हिसाब गड़बड़ा जाए, क्योंकि जिस दौर में एक फ्लैट की कीमत लाखों और करोड़ों में हो, वहाँ 30 बीघा जमीन की कीमत क्या होगी जरा सोचिए। लेकिन मैनपुरी कलेक्ट्रेट के लिपिक ने पूर्व लेखपाल से मिलकर ये जमीन अपने नाम करा ली और ये सब इतनी बारीकी से किया गया कि कोई इसे पकड़ न पाए। बकायदा तहसील के कागजों में हेर फेर किया गया, लेकिन जब जांच हुई तो सारा खेल खुल गया। मामला संज्ञान में आया है कि प्रभुदयाल पुत्र चिरंजी लाल निवासी गोला बाजार के द्वारा, जब वो वर्तमान में पहले ये जब कलेक्ट्रेट में बाबू रहते थे, तो इनके द्वारा अभिलेखों में हेरा फेरी करके अराजी लाइन देहात की बेशकीमती ज़मीन नजूल की भूमि जो कि सरकार में निहित है, उस पर अपना अवैध रूप से इन्होंने अपना नाम चढ़ा लिया। कुल 6 गाटा नंबर थे और इनका रकबा लगभग ये 6 एकड़ के अभिलेखों में अभी पाया गया है। और भी विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और भी कुछ घपला किया गया हो, तो उस पर भी हम लोग जांच बैठाए हुए हैं। दरअसल ये पूरा मामला मैनपुरी सदर तहसील इलाके का है, जहां 44 साल पहले डीएम आवास के निकट सरकारी नजूल की 30 बीघा बेशकीमती जमीन को कलेक्ट्रेट पर तैनात तत्कालीन लिपिक प्रभुदयाल ने तत्कालीन लेखपाल से मिलकर तहसील के दस्तावेजों में हेरफेर कराकर अपने नाम करा ली थी और जमीन को अपने कब्जे में ले लिया था। शायद उसने सोचा होगा कि उसकी यह हेराफेरी कोई पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब 10 साल पहले लिपिक प्रभुदयाल रिटायर्ड हुआ तो 30 बीघा जमीन के घोटाले की बात सामने आई। शुरुआत में इसको लेकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये बात जोर पकड़ने लगी तो जिले के डीएम महेंद्र बहादुर सिंह ने मामले की जांच एसडीएम सदर ऋषिराज को सौंपी। एसडीएम ने पिछले कई दशकों के कागज खंगाले और पूरी तफ्तीश से जांच की तो सारा खेल समझ आया और फिर रिटायर्ड लिपिक प्रभुदयाल और तत्कालीन लेखपाल के खिलाफ केस दर्ज कराया। और जब पुलिस का शिकंजा कसा गया तो पूर्व लिपिक और लेखपाल ने अपना सारा गुनाह कबूल लिया। तत्कालीन राजस्व कर्मी, लेखपाल, इन सबके खिलाफ एफआईआर कराई गई है। प्रभुदयाल के खिलाफ नामजद है और बाकियों के खिलाफ जो है सो अभी विवेचना के क्रम में उनके जो है सो तलाश की जा रही है और उनके नाम बढ़ाए जा रहे हैं। लगभग कीमत बताना अभी, क्योंकि मेरे पास सर्कल रेट की वो नहीं है, लेकिन बेशकीमती ज़मीन है। डीएम सर के आवास से एकदम सामने की ज़मीन है, नजूल की है, सरकार की है, और जो ज़मीन सरकार की होती है वो बेशकीमती ज़मीन है। पर मुद्दे की बात यह है कि एक लिपिक ने सरकार की 30 बीघा जमीन का घोटाला कर दिया और सालों साल सरकार को पता नहीं चला। जरा सोचिए, अगर जांच नहीं होती तो करोड़ों अरबों की सरकारी संपत्ति घोटाले की भेंट चढ़ जाती। पर सवाल इस बात का भी है कि क्या इस लिपिक ने लेखपाल के साथ मिलकर सिर्फ 30 बीघा जमीन पर हाथ साफ किया था या फिर और भी घोटाले किए, क्योंकि अब इन दोनों की पुलिस पूरी खबर लेगी ताकि सारा सच सामने आ सके और सरकारी जमीन की लूट का सारा षड्यंत्र सामने आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात दिव्य गंगा के भव्य प्लान की। गंगा को नया स्वरूप देने की तैयारी इन दिनों वाराणसी में जोर शोर से हो रही है।
गंगा किनारे रेत के टीले बनने से घाटों के अस्तित्व पर जो संकट मंडरा रहा था, जिसको लेकर वैज्ञानिक अपनी चिंता जता रहे थे, गंगा के संकट पर सवाल खड़े कर रहे थे, उसे खत्म करने के लिए रेत की ड्रेजिंग शुरू की गई है। इसके शुरू होने से न सिर्फ गंगा का स्वरूप बदलेगा, बल्कि गंगा की पूरी रूपरेखा बदल जाएगी। ये बनारस की बाहुबली तैयारी है। ये दिव्य गंगा को भव्य बनाने की तैयारी है। ये गंगा को नया रंग देने की तैयारी है। क्योंकि बनारस में गंगा को अब नया स्वरूप मिलने वाला है, जिसके लिए गंगा के दूसरे छोर पर रेत की ड्रेजिंग शुरू हो गई है, जिससे आने वाले दिनों में गंगा का स्वरूप विस्तार लेगा और घाट पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो जाएगा। दरअसल गंगा के किनारे 5 किलोमीटर और 40 मीटर की रेत की ड्रेजिंग शुरू हो गई है। अब गंगा घाटों की ओर चढ़ने की बजाय दूसरे छोर पर विस्तार लेने वाली है। इस वक्त हम गंगा के दूसरे किनारे पर मौजूद हैं और आप देखिए ये मशीनें लगाकर गंगा के रेत की खुदाई की जा रही है, ड्रेजिंग की जा रही है यहाँ के रेत की। और अब गंगा का जो जल होगा वो फैलाव लेगा, तो निश्चित तौर पे सिर्फ जल ही नहीं फैलेगा, बल्कि आने वाले दिनों में गंगा स्वच्छता और स्वयं गंगा को भी नया स्वरूप मिलेगा। इस विस्तार के चलते न सिर्फ गंगा का रंग बदल जाएगा, बल्कि बड़े मालवाहक जहाज बड़ी आसानी से आ जा सकेंगे। जैसा कि आप लोग की जानकारी में है कि गंगा का जो ये तट है, दरकाशी वाला तट है, इसमें नीचे काफ़ी एक इरोजन की स्थिति सी हो गई थी, जिसके में एक स्टडी भी पहले पूर्ववत की गई थी। और उसका कारण ये था कि जो हमारा गंगा का दूसरा छोर है, रामनगर का वाला छोर, उसमें कई सालों से जो बालू इकट्ठा हो गई थी और वो उसका वहाँ पर बालू नहीं उठने का कारण ये था कि वहाँ पर एक कछुआ सेंचुरी नोटिफाई थी, उसको अब डी नोटिफाई करके दूसरी जगह नोटिफाई कर दिया गया है। अब उसका एक ड्रेजिंग का काम हम लोग ने यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था, शासन ने उसको स्वीकृति प्रदान करके उसका एक ड्रेजिंग का काम शुरू किया जा रहा है, जिससे कि पानी का जो दबाव जो इस तरफ बन रहा था उसका थोड़ा सा उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। आपको बता दें कि काशी में गंगा के पार कछुआ सेंचुरी होने के कारण रेत के टीले बन गए थे, जिससे गंगा के पानी का दबाव घाटों की ओर था। वैज्ञानिकों की माने तो इस दबाव से प्राचीन घाटों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा था। इतना ही नहीं, काशी के कई घाट तो दरकने भी लगे थे। गंगा वैज्ञानिक बीडी त्रिपाठी ने इसे लेकर प्रधानमंत्री से गुहार भी लगाई थी। पहले हमने बताया था आपको कि कछुआ सेंचुरी की वजह से गंगा के उस पार बनारस में जो बालू के खनन पर रोक लगा दिया गया था, उस रोक लगाने से बालू के टीले बनते चले जा रहे थे और बालू के टीलों के बनने का एक दुष्परिणाम ये देखने को मिल रहा था कि पानी का पूरा प्रेशर घाटों की तरफ आ रहा था और आपने देखा होगा कि घाटों का कटाव भी शुरू हो गया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से चाहता था, मैंने बताया आपको, मैंने आई रोट अ लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, तो ये बात जो प्रशासन ने अब तय कर लिया है, ये बहुत अच्छी पहल है। इससे गंगा का पानी बढ़ा हुआ बनारस में मिलेगा और जो घाटों के लिए खतरा था वो कम होगा और गंगा की चौड़ाई बढ़ेगी। अब ये बीडी त्रिपाठी की गुहार कहें या सरकार की गंगा को लेकर चिंता कि वक्त रहते गंगा के उस पार ड्रेजिंग शुरू हो गई। सरकार के प्रयास से गंगा के स्वरूप को विस्तार दिया जा रहा है और जल्द ही नए भव्यतम रूप में गंगा न सिर्फ लोगों को दर्शन देंगी, बल्कि आकर्षण का केंद्र भी बनेंगी। आपको घाट के पीछे का दृश्य दिखा दे। जो घाट का दृश्य है वो ये देखिए, घाट यहाँ पर जो जल था वो इधर बालू के टीले बनने से कहीं ना कहीं घाटों पर जल का दबाव बढ़ रहा था। वैज्ञानिक तथ्यों की माने तो जो घाट थे वो दरकने लगे थे, जो घाट थे उन पर खतरा मंडरा रहा था। अब ये कवायद आने वाले दिनों में गंगा को नया रूप तो प्रदान करेगी ही, साथ में घाटों का संरक्षण भी करेगी और अब काशी में
गंगा को नया स्वरूप मिलने वाला है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।